अवंतिका और रजनीश आज बहुत समय के बाद ऐसे फुर्सत में बैठे पाए थे। मम्मी, बाबूजी, राहुल, स्मिता सब सो ही रहे थे। अवंतिका कुछ रोमांटिक हो गई। अपने दुपट्टे के कोने से रजनीश के कान में छेड़छाड़ करने लगी, पर रजनीश एकदम बिफर गए। अवनी, कुछ तो शर्म करो। बेटे बहू कल हनीमून से लौटे हैं। साथ वाले कमरे में बुजुर्ग मम्मी बाबूजी सो रहे हैं और हमें अपनी उम्र के हिसाब से ही व्यवहार करना चाहिए। चिढ़ गई अवंतिका और चाय के कप समेट कर चल दी। रसोई में घुसने से पहले पलट कर बोली, इस लिहाज से तो तुम ही घर के बुजुर्ग हो। बाबूजी तुमसे कहीं ज़्यादा जवान हैं। रजनीश अवंतिका की बात पर मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद मम्मी बाबूजी भी बाहर आ गए। डाइनिंग टेबल पर बैठकर अवंतिका को आवाज़ दी तो वो चाय और बिस्कुट देकर नाश्ता तैयार करने वापस अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद ही मम्मी बाबूजी की नोक-झोंक शुरू हो गई। आप अपनी चाय में बिस्कुट क्यों नहीं डुबोते? मेरी चाय सड़ा देते हो रोज़। मम्मी ने शिकायत की। पापा छेड़ते हुए बोले, कुसुम, तुम्हारी चाय से बिस्किट में स्वाद आ जाता है, वरना तो तुम जानती ही हो बड़े बेस्वाद बिस्किट हैं। मम्मी के गाल इस उम्र में भी गुलाबी हो गए। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। रजनीश तो भौचक्के से उन्हें देखते रह गए। मम्मी के जाने के बाद बाबूजी ने रजनीश का हाल देखा तो हंस पड़े। ऐसे क्या देख रहा है बे? बूढ़ा होगा तू, तेरा बाप नहीं। अब रजनीश बगले झांकने लगे। मतलब बाबूजी ने उन दोनों की तकरार सुन ली थी। बाबूजी उसके पास आए और बोले, बेटा, जीवन की आपाधापी में सारे रिश्ते निभाते हुए पति पत्नी का रिश्ता कहीं छूट सा जाता है। पर जब जिम्मेदारियां कम होने लगें तो एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। आज उम्र के इस पड़ाव पर पता नहीं बेटा कल हम साथ रहें ना रहें, तो ये मीठी यादें ही बाकी ज़िंदगी जीने की वजह बन जाती हैं। बाबूजी की बात सुनकर रजनीश को गलती का एहसास हो गया। उसने अवंतिका के साथ समय बिताने का निश्चय कर लिया और थोड़ा रोमांटिक होने का भी। मुरली जी और भवानी जी दोनों ही बड़े नियम कायदे वाले थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही नियम वाले। बहू मालिनी जब बेटे मुकुल के साथ ब्याह कर घर में आई तो पहले दिन ही कड़कती आवाज़ में ससुर जी ने ऐलान कर दिया, यह घर मेरा है, यहाँ मेरे कायदे से रहना होगा। दरअसल मालिनी के पिता ने उसे एलसीडी टीवी तोहफे में दिया था, क्योंकि उसे टीवी देखने का बहुत शौक था। पर मुरली जी के अनुसार घर में एक टीवी एक सत्ता का कायदा था। मालिनी का टीवी ऊपर बरसाती में डलवा दिया गया। मालिनी अपमान का घूंट पीकर रह गई। मुरली जी का स्वभाव तानाशाही था और उन्हें भवानी जी का फुल सपोर्ट था। शुरुआती दिनों में मालिनी और मुकुल दोनों चाहते थे कि मालिनी कुछ कर ले। इसी लिहाज से मुकुल ने बीएड का फॉर्म भरवाने का प्रयास किया। मुरली जी ने फॉर्म की चिंदी चिंदी करके घर के आंगन में बिखेर दी थी। उन्होंने उस दिन साफ कर दिया था कि मेरे घर में मेरा कायदा चलेगा, परिवार बढ़ाने पर ध्यान दो, ना कि ऐश परस्ती पर। मालिनी ने धीरे धीरे अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। मुकुल अपने दायरे में मालिनी को यथासंभव खुश रखता, पर अपने माता पिता को समझाना उसके बस में भी नहीं था। साल बीतते गए, घर में 2 बच्चे आ गए, पर उनका स्वभाव नहीं बदला। महीने भर के बच्चे से भी ये उम्मीद लगाई जाती कि वो मुरली जी का आदेश माने। उनका बच्चों के साथ खेलने का मन होता तो सोते से जगा दिए जाते। 2-4 मिनट खेलकर वो अपना शौक पूरा करके निकल जाते और फिर बच्चे मालिनी को झिकाते। टीवी देखना तो वो भूल ही चुकी थी, क्योंकि अपनी पसंद का कुछ चलाने का तो सवाल ही नहीं था। फिर गलती से भी वो चलते प्रोग्राम को कभी देखने खड़ी हो भी जाती तो मुरली जी और भवानी उसे इतने काम बताते कि वो खुद में खींच जाती। अब मालिनी अक्सर बीमार रहने लगी। सुबह से सिर दर्द बनता तो शाम तक आते आते लगता कि आंखें बाहर आ जाएंगी। मुकुल डॉक्टर के पास दिखाने ले गया तो भवानी जी ने खूब खरी खोटी सुनाई। जरा सी सिर दर्द में अस्पताल चल दिए, इतने नाटक बनाने लगी है, पता नहीं किस बात का घमंड दिखाती है। मालिनी का दिल घायल हो गया। क्या इस घर में बीमार पड़ने का भी अधिकार नहीं है उसे? क्या बस ऐसे ही वो अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देगी? क्या वो लोग अब कभी अपनी खुशी से जी पाएंगे? एक अंतर्द्वंद मुकुल के सीने में भी चल रहा है। फिर जो डॉक्टर ने बताया वो तो भयावह स्थिति की ओर इशारा था। मालिनी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी। उसका बीपी इतना हाई था कि ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं नज़दीक थी। लौटते हुए मुकुल खुद उधेड़बुन में लगा रहा। घर आकर उसने मालिनी को कमरे में आराम करने की हिदायत दी। बच्चों से शाम का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कराया और खुद पहुंच गया बरसाती में। चीज़ें ठीक करने की शुरुआत शुरू से ही करनी होगी। जब मुकुल टीवी लेकर नीचे आया तो मुरली जी ने तो कोहराम खड़ा कर दिया। ये चल क्या रहा है मेरे घर में? खाना बाजार से आ रहा है, कमरे में टीवी लगाया जा रहा है, बेसमय आराम फरमाया जा रहा है। मत भूलो ये मेरा घर है, यहाँ मेरा कायदा। बस पापा, घर भले ही आपका है, पर ये ज़िंदगी तो हमारी है ना, और इस ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है हमें भी। इसीलिए आज शाम तक प्रकाश जी हमारे किराए के मकान की चाबी दे जाएंगे। फिर आप अपने घर में अपने कायदे के साथ रहिएगा और हम हमारे घर में अपनी मर्जी से रहेंगे।
मुकुल के सब्र का घड़ा आज भर गया था। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। भवानी जी रसोई की चौखट पर, बच्चे आंगन में, मालिनी कमरे के दरवाजे पर और मुरली जी मुकुल के सामने जड़वत खड़े हो गए। मैं तो बस इतना कह रहा था कि टीवी कमरे में लगाने से पहले एक बार डॉक्टर से पूछ लो, वो बहू की आंखों में तकलीफ बढ़ ना जाए। भवानी, वो नत्थु की कचौड़ियाँ जरा फटाफट परोस दो, ठंडी हो जाएंगी तो मज़ा नहीं आएगा। बेटा, तुम बहू का खाना कमरे में ही ले जाओ, मुरली जी कुछ अटकते हुए बोल रहे थे। इतना मुश्किल भी नहीं था अपनी बात समझाना। टीवी की फिटिंग करते हुए मुकुल सोच रहा था। बहुत पुराने ज़माने की बात है। सुमन करीब 10-12 साल की रही होगी जब उसके चाचा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सुमन तो जैसे बावली सी चाची के आगे पीछे ही घूमती रहती। दीवानगी का आलम ये कि मम्मी मायके गईं तो साथ जाने से इनकार कर दिया। मम्मी, वो चाची नई है ना, अकेले परेशान हो जाएंगी, इसलिए मैं रुक जाती हूँ, चाची को सहारा हो जाएगा। और सच में जैसा वचन दिया था नन्ही सी जान ने, पूरा दिन चाची की मदद को उनके साथ लगी ही रहती। चाची को उससे सहारा भी था और मन भी लगा रहता। इसी बीच दादाजी हाट करने गए तो लट्ठे का थान, एक प्रकार का कपड़ा, उठा लाए। दादी से बोले, नई बहू सिलाई में डिप्लोमा है ना, कहना हमारे 2 पजामे सी देगी। चाची ने फटाफट दादाजी के 2 पजामे सी दिए। कपड़ा अभी बाकी बचा था। फिर दादी ने चाची से कहा, एक एक पजामा दोनों भाइयों का भी सी दे, फिर भी कपड़ा बचे तो मेरा पेटीकोट सी देना। चाची ने पिताजी और चाचा जी का पजामा सी दिया। सुमन भी साथ में मदद कराती। जब चाची सिलाई करती तो ऊपर की भागदौड़ वो करती रहती। फिर दादी का पेटीकोट भी तैयार हो गया। वैसे कपड़ा ज़्यादा नहीं था, पर दादी ठिकनी थी तो छोटा सा पेटीकोट निकल आया। अब अगले दिन चाचा मंडी से लौटे तो चाची कच्ची रसोई बना रही थी। पहले के ज़माने में कच्ची रसोई पानी से लकीर खींचकर बनाई जाती थी और बनाने वाली उस लकीर के बाहर नहीं आ सकती थी और बाकी लोग लकीर के अंदर नहीं जाते थे। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो रसोई भ्रष्ट मानी जाती थी। चाचा आते ही गुसलखाने में घुस गए और चाची को नहाने के बाद अंगोछा और पजामा देने के लिए आवाज़ लगाने लगे। चाची बाहर आ नहीं सकती थी। सुमन को अंगोछा तो मिल गया पर पजामा नहीं दिख रहा था। तभी चाची को याद आया, जी पहले जेठौत के बच्चों का नाम नहीं लेते थे, सिलाई मशीन पर जो रखा है वही दे दो। सुमन भागकर वो भी चाचा को दे आई। थोड़ी देर में चाचा फिल्मी हीरोइन और जैसे घुटनों तक की स्कर्ट पहनकर गले में अंगोछा डाले बाहर निकल आए। सुमन की हंसी न रुके। चाचा ने उसे चपत लगाई और सीधा रसोई में घुस गए। सुमन भागती हुई दादी के पास गई और उन्हें आंखों देखा हाल कह सुनाया। लक्ष्मण रेखा, पानी की लकीर पार करना तो महापाप था। दादी ने चाचा और चाची को रसोई से बाहर खदेड़ा और खुद रसोई शुद्ध करने में लग गईं। माजरा ये था कि पिताजी और चाचा जी के पजामे तो दादी ने धोबी को धुलने दे दिए थे, बस दादी का पेटीकोट सिलाई मशीन पर रखा रह गया था। इन सब का परिणाम ये निकला कि मम्मी के आने तक कच्ची रसोई बनाने का जिम्मा दादी ने संभाला और चाची को कुछ आराम करने कमरे में भेजना शुरू कर दिया। लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली स्टोरी का मज़ा मिल सके। थैंक यू।